नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 13वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ग्राम्य जीवन। ग्राम्य जीवन इस पाठ का सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, ग्राम्य जीवन ये एक कविता है और इस कविता में ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति का वर्णन कवि ने किया है। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस कविता को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ क्रमांक 13 ग्राम्य जीवन। कवि है मैथिली शरण गुप्त। इस कविता में ग्रामीण जीवन व संस्कृति का सामान्य ज्ञान दिया गया है। इस कविता में कुल मिलाकर 5 काव्यांश है। इसमें से एक एक काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला काव्यांश है आपका आहा, ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। आडंबर का काम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। सीधे साधे भोले भाले हे ग्रामीण मनुष्य निराले। एक दूसरे की ममता है, सब में प्रेममयी समता है। यद्यपि वे काले हैं तन से, पर अति ही उज्जवल है मन से। अपना और ईश्वर का बल है, अंतकरण अति सरल है। प्राय सबकी सब विभूति है, पारस्परिक सहानुभूति है। कुछ भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कहीं कपट का लेश नहीं है। छोटे से मिट्टी के घर है, लीपे पुते हैं स्वच्छ सुघर है। गोपत चिन्हित आंगन तट है, रखे एक और जल घट है। खपरे लो पर बेले छाई, फूली फली हरि मन भाई। काशी फल कुष्मांड कही है, कहीं लौकिया लटक रही है। हे जैसा गुण यहाँ हवा में, प्राप्त नहीं डॉक्टरी दवा में। संध्या समय गांव के बाहर होता नंदन विपिन निछावर। श्रम सहिष्णु सब जन होते हैं, आलस में न पड़े सोते हैं। दिन दिन भर खेतों में रहकर करते रहते काम निरंतर। अतिथि कहीं जब आ जाता है, वह अतिथि यहाँ पाता है। ठहराया जाता है ऐसे, कोई संबंधी हो जैसे। तो बच्चे, वो कविता हमने सस्वर इसका वाचन कर लिया है। अब इस कविता के एक एक पद्यांश को या एक एक काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गांव के जीवन की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा है, आहा, ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सब का मन चाहे। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। आडंबर का काम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। बच्चों, आप लोग गांव में रहते होंगे या जो बच्चे शहर में रहते हो, कभी भी जब गांव में जाते हैं तो वहाँ का ग्रामीण जीवन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की झलक मन पर इतना सुंदर असर करती है कि उस जीवन को बार बार हमारा मन आकर्षित करता रहता है, हमारे मन को वो सम्मोहित करते रहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि ग्रामीण जीवन भी कितना सुंदर होता है। और जब हम ग्रामीण जीवन सब जाते हैं, रहते हैं, उसका अनुभव लेते हैं, महसूस करते हैं, तो सबके मन को वह आकर्षित करता है, सबके मन को वो भा लेता है। सचमुच यह इतना अधिक सुंदर होता है कि भला ऐसा कौन हो सकता है जिसे यह बार बार ग्रामीण जीवन को न चाहेगा, न पसंद करेगा। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता है। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। अब निर्वाह करना मतलब पालन करना। जैसे कि हम लोग, हमारा निर्वाह कौन कर रहे हैं, हमारे माता पिताजी, अर्थात गुजारा करना। निर्वाह का अर्थ क्या होगा, गुजारा करना। अब देखिए, हम जब शहरों में रहते हैं तो शहरों का जो वातावरण होता है वो अलग होता है। शहरीकरण और ग्रामीण जीवन का जो वातावरण होता है वहाँ पर अलग होता है।
अगर खर्चा अगर हम देखते हैं तो ग्रामीण स्थानों पर खर्चे की ज़्यादा बात नहीं हो सकती है, जब जितने की शहरों में ज़्यादा खर्च होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि गुजारा करने के लिए ग्रामीण लोगों को, गांव के लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए, गुजारा करने के लिए ज्यादा पैसों की, धन संपत्ति की, दौलत की आवश्यकता नहीं होती है। वह तो धन दौलत, वैभव, संपत्ति यह कहाँ पर ज्यादा होती है? शहरों में। अब देखिए, जैसे हमारा रहने का जिस परिवेश में हम रहते हैं, उसी के अनुसार हमारा निर्वाह, हमारा गुजारा भी उतना ही ज्यादा खर्चिक होता है। शहरों में कैसे हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो वहाँ पर बिल्डिंग्स के जो रूम होते हैं उसका मेंटेनेंस पर खर्चा होता है। अब हम इतने बड़े बिल्डिंग में रहते हैं तो हमारा रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए, खान पान की पद्धतियाँ भी अलग होती है, तो उसमें बहुत अधिक खर्चिक होती है। जबकि अगर हम ग्रामीण संस्कृति को देखते हैं तो वहाँ पर जो गुजारा किया जाता है, निर्वाह किया जाता है, उसके लिए ज्यादा धन संपत्ति दौलत की आवश्यकता नहीं होती। जो थोड़ा होता है ना, उसी में वो लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को व्यापन करते हैं और उसी में वो खुश होते हैं। ऐसी सुविधा और कहाँ है? अब देखिए, जैसे ही हम शहर में जाते हैं तो हर चीज के लिए हमसे दुगना पैसा लिया जाता है, तिगुना पैसा लिया जाता है। हर एक एक सुविधा के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। जबकि गांव में देखो बहुत सारी सुख सुविधाएं होती है, लेकिन उसके बदले हमें किसी भी प्रकार की धन दौलत खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती हो, तो हमें अपने आप अनायास से मिल जाता है। अब कौन से सुख सुविधाएं होते हैं? अब देखिए, जब हम घूमने के लिए शहरों में जाते हैं तो हम मैदानों में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो गार्डन में जाने के लिए हमें एंट्री के लिए, प्रवेश के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। पैसे टिकट लेकर ही हम अंदर जा सकते हैं। अगर हमें बीच पर जाना है तो उसके लिए भी तो हमारा खर्चा होता है। लेकिन गांव में देखो, खुले मैदान होते हैं, बच्चे कहीं पर भी मन से खेल सकते हैं, मुक्त संचार कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर हमें कहीं पर जाना होता है, अगर बीच पर जाना होता है तो उसे हमें खर्चा देना पड़ता है शहर में। लेकिन गांव में तो नदी देखो, सुंदर निर्मल निर्झर झरती हुई, कलकल करती हुई जो नदी होती है, वहां पर भी देखो कितना, वहां पर तो हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती। तो हर चीज, मतलब खाने से लेकर हर चीज हमें वहां पर आसानी से मिल सकती है। अब देखिए, खाने के लिए देखो, सब्जियां जो होते हैं खेतों में आते हैं, फल फूल भी तो खेतों में आते हैं, तो उसके लिए हम डायरेक्टली वहां से जाकर ग्रामीण लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में ही अनाज की निर्मित करते हैं, पेड़ पौधों की, वनस्पतियों की, और जो खाने की चीजें होती है वो अधिकतर सब्जियां सब वही से मिलती है, तो उसके लिए उन्हें ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन शहरों में जब वो खेतों से निकाले हुए जो अनाज होते हैं या सब्जियां होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, वो शहरों में आते आते तक उनका कीमत 4 गुना 5 गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से देखो, शहरों की अपेक्षा ग्रामीण जो जीवन होता है, वहाँ सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध होते हैं आसानी से, और वह गुजारा करने के लिए ज्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ के लोग है ना, थोड़े में ही अपना गुजारा कर लेते हैं। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर शहरों जैसा घात पात का अर्थ क्या है कि दाव पेच, या उसे हम छल कपट कर सकते हैं। कि अब देखो, शहरों में हर कोई पैसे पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए दूसरों का उपयोग करते रहते हैं, दूसरों का घात करते रहते हैं, दूसरों अपने स्वार्थ के लिए छल कपट करते रहते हैं, दाव पेच खेलते रहते हैं। तो ग्रामीण संस्कृति में, गाँव में ऐसे दाव पे छल कपट करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक दूसरे के प्रति जो छल कपट की भावना नहीं रखते हैं। अपनी अपनी घात नहीं है, आडंबर का काम नहीं है। आडंबर अर्थात यहाँ पर झूठा दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं थी, कोई भी ढोंग नहीं करते हैं। अनाचार का नाम नहीं है। अनाचार मतलब दुराचार, बुरी बात, बुरा व्यवहार। तो यहाँ पर देखो सर, आप एक दूसरे से प्यार से स्नेह से रहते हैं, कोई भी एक दूसरे के प्रति छल कपट नहीं करते हैं, कोई भी ढोंग दिखावा नहीं करते हैं, और न ही कोई बुरा व्यवहार एक दूसरे से करते हैं। एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा भी जिम्मेदारी वही निभाते हैं।
तो बच्चों अब हमने जो पहला काव्यांश को विस्तार से पढ़ा है उसका हम संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कैसे लिखेंगे उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर पहले काव्यांश को दिया है, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों ना ऐसे सब का मन चाहे, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम इसका शब्दार्थ पहले देख लेते हैं। ग्राम्य, ग्राम्य का अर्थ होता है गांव, निर्वाह गुजारा, घात दावपेच या छल कपट, आडंबर ढोंग दिखावा, अनाचार दुराचार बुरा व्यवहार। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारतीय अर्थात हिंदी सामान्य के भाग 8 के पाठ 13 ग्राम्य जीवन से ली गई है और इस कविता के रचयिता है श्री मैथिली शरण गुप्त। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गांव के जीवन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है और यह प्रकाश डालते हुए वे कहते हैं कि, अब व्याख्या में आप लिखेंगे आहा गांव के जीवन का क्या कहना है, सचमुच में यह इतना अधिक सुंदर है कि इसे भला ऐसा कौन नहीं है जो इसे बार बार न चाहेगा। इसकी सबसे अधिक अच्छाई है कि यहाँ थोड़ी सी सुविधाओं में गुजारा हो जाता है। इस प्रकार की सुविधाएं और कहीं नहीं है। यहाँ शहर की कोई बात नहीं है, दूसरे शब्दों में यहाँ कोई शहरी विशेषताएं नहीं, इसलिए यहाँ शहरी कोई दावपेच या छल कपट नहीं होता है, किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता है। इसी प्रकार कोई यहाँ किसी तरह का अनाचार दुराचार व्यवहार भी नहीं दिखाई देता है। इन कविता की पंक्तियों की विशेषता है कि भारतीय गांव की खूबियां यहाँ पर बताई गई है और यह अंश जो है वो ज्ञानवर्धक है। तो बच्चों अब हमने पहले काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। अब हम अगले काव्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे। अगला काव्यांश है सीधे साधे भोले भाले है ग्रामीण मनुष्य निराले, एक दूसरे की ममता है सब में प्रेममयी समता है, यद्यपि वे काले है तन से पर अति उज्जवल है मन से, अपना और ईश्वर का बल है अंतकरण अति सरल है। अब देखिए यहाँ पर काव्यांश 2 में कवि ने यहाँ पर हमें ग्रामीण लोगों की विशेषता बताई गई, उनके स्वभाव कैसे होते हैं, उनका आचरण व्यवहार कैसे होता है, इसका वर्णन किया है। क्या कहते हैं कवि की वह बहुत ही सीधे साधे भोले भाले होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होता है, बुरा व्यवहार वो किसी के साथ नहीं कर सकते हैं या फिर किसी का छल कपट नहीं कर सकते हैं, दूसरों को ठगने का कार्य वो नहीं करते हैं, उनका स्वभाव बिल्कुल ही सीधा साधा होते हैं और ये ग्रामीण मनुष्य बहुत ही निराले होते हैं। एक दूसरे की ममता है, स्वयं में प्रेममयी समता है। तो अब देखिए वह एक दूसरे के प्रति स्नेह रखते हैं, मानवता रखते हैं, सदाचार रखते हैं और एक दूसरे से वो प्यार भी करते हैं। यहाँ पर कोई अपना पराया वो नहीं मानते हैं और सब में सबको वो समानता का भाव देते हैं। यद्यपि वे काले हैं तन से पर अति ही उज्जवल है मन से। तन का अर्थ क्या होता है? शरीर। अब देखिए अगर आप गांव के किसानों को देखेंगे तो ना अधिकतर काले रंग के होते हैं। क्यों काले रंग के होते हैं पता है आपको? क्योंकि वो ना कड़ी धूप में काम करते हैं, दिन रात कड़ी धूप में काम करते हैं और उस धूप के कारण उनका जो शरीर का रंग होता है ना वो काला होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो भले ही वो शरीर से काले हैं लेकिन वह मन से बहुत ही उज्जवल होते हैं। ऊपरी वह शरीर से वो काले दिखाई देते हैं लेकिन उनका मन अंदर उज्जवल होता है। अपना और ईश्वर का बल है, अंतकरण अति सरल है। तो इस प्रकार यहाँ पर वह अपने आप को ईश्वर से दिए हुए एक शक्ति प्रदान किए हुए मानते हैं और वो अपने शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करना जानते हैं। अब देखिए दूसरे काव्यांश को हम समझेंगे। आप यहाँ पर प्रसंग में आप प्रसंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बच्चे दूसरे काव्य का विशेषता और प्रसंग हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे।